हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज चलिए एक नए पर्सनालिटी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। और आप उनका नाम जानते होंगे, जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, लॉ के होंगे, ह्यूमैनिटीज़ के भी होंगे, तो वो जानते होंगे इस पर्सनालिटी के बारे में, इस फिलोसोफर के बारे में, and about his contribution also to the political science and law। तो काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी फेमस, काफ़ी नामचीन आप कह सकते हैं कि फिलोसोफर हैं, जिनका नाम है जेन-जैक रूसो। काफ़ी प्रोमिनेंट फिलोसोफर माने जाते हैं। इनका जन्म जिनेवा में हुआ था 1712 में, और 1778 तक ये जीवित रहे। ये प्रोमिनेंट फिलोसोफर रहे, राइटर रहे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट रहे, और ख़ास करके जो इनलाइटनमेंट एरा चल रहा था, उस एरा में ये काफ़ी प्रोमिनेंट थे। एंड his works significantly influenced modern political thought, education, literature and philosophy। समझ रहे हैं। और जब जेन-जैक रूसो के बारे में हम चर्चा करते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हम नहीं भूल सकते। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इग्नाइट करने में इनके राइटिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके साथ साथ हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था थॉमस हॉब्स के बारे में, और हॉब्स के बारे में बताया था कि जो उन्होंने फिलोसफी दिया, फिलोसॉफिकल उनका जो ओरिएंटेशन था, उनके लेखनी का, उनके विचार का, उनके आइडियाज़ का, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के तरफ था। लेकिन उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को डेवलप करने में उन्होंने ह्यूमन बीइंग के इमोशनल एस्पेक्ट को पूरी तरह से इग्नोर किया, या आप कहें कि उसको खारिज करने का उन्होंने प्रयास किया कि जो व्यक्ति वो रेशनलिस्ट है, वो रेशनल बीइंग है, वो हमेशा अपने लालच, अपने नास्टी आदतों से गाइड होता है, वो सेल्फिश होता है, वो ब्रूटल होता है। और इस तरह से वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इस नेचर को ही उसने, जो उसका जो बेसिक नेचर है, जो ह्यूमन नेचर है, उसी को उसने कंट्रोल करने के लिए एक एग्रीमेंट किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। उसने राज को बनाया और राज को एक पावर दिया कि उस पर वो राज करे, राज उस पर राज करे, उसको चलाए, नहीं तो इसमें सारी मानवता ही खत्म हो जाएगी। जेन-जैक रूसो जो हैं उसी कंसेप्ट को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका माना जाता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग कोशिश करेंगे, डिस्कस करें कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उनकी क्या रचनाएं रहीं, उनका क्या क्रिटिसिज्म रहा। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम, because present political system are being influenced by these kind of philosophers and political scientists, right? And among them the philosopher like जेन-जैक रूसो is standing high। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में एंड स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा, क्योंकि हम लोग यहाँ ये भी कंटेक्स्ट नहीं भूल सकते कि थॉमस हॉब्स ने क्या कहा था ह्यूमन नेचर के बारे में या स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। तो ये जो जेन-जैक रूसो हैं, ये थॉमस हॉब्स को क्रिटिक करते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं, कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है हमेशा सेल्फिश नहीं होता, हमेशा ब्रूटिश नहीं होता, हमेशा नास्टी नहीं होता। वो कहते हैं कि ह्यूमन आर इनहेरेंटली गुड बट आर बीइंग करप्टेड बाय द सोसाइटी। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, अगर अंदरूनी तरीके से, अगर अंतर्निहित तरीके से हम देखें तो हमेशा सही होता है, लेकिन सोसाइटी जैसे जैसे बनी उस सोसाइटी ने उसको करप्ट कर दिया। इसके साथ साथ वो एक एडिशन करते हैं और कहते हैं इन हिज सेमिनल वर्क डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, 1755 में इन्होंने बड़ी ही एक सेमिनल इनका वर्क आता है, एक पब्लिकेशन आता है, और उस किताब का नाम है, उस वर्क का नाम है डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन।
तो जो व्यक्ति है उसके बीच में इक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का, असमानता का ओरिजिन और उसका आधार जो है वो क्या है, ये 1755 में ये किताब लिखते हैं। और आज भी आप जानते हैं कि इनइक्वालिटी की क्या परिस्थिति बनी हुई है। और उस समय 1755 में वो लिखते हैं कि अगर लोगों के बीच में इनइक्वालिटी है, उसका कोई आधार है, उसका कोई ओरिजिन है, तो क्या है, ये जानने का प्रयास। और वो बताते हैं कि इनइक्वालिटी के उदय में, उसके उत्पत्ति में, उसका आधार जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से उत्पन्न होता है। कहते हैं ही आर्ग्यूड दैट ह्यूमन इन देयर नेचुरल स्टेट वर फ्री, पीसफुल एंड इक्वल। तो जो अपने वो नेचुरल स्टेट में थे वो बराबर थे, वो पीसफुल थे, शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे और सभी लोग समानता के आधार पर जी रहे थे। लेकिन जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ जो समाज के अंदर, इसी की वजह से समाज में असमानता बढ़ी, सामाजिक व्यवस्था और जो नैतिक व्यवस्था थी उसमें पतन होना शुरू हुआ। और इस तरह से जो व्यक्ति है वो समाज के माध्यम से, समाज की वजह से ब्रूटिश होता गया, सेल्फिश होता गया, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी उसके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया उसमें, ह्यूमन बींग को ब्रूटिश बनने में, ह्यूमन बींग को सेल्फिश बनने में, ह्यूमन बींग को नास्टी बनने में। दूसरी बात जो ये कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इन्होंने दूसरी किताब 1762 ईस्वी में लिखी जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इन्होंने प्रपोजल ये दिया रूसो proposed a political philosophy that emphasized the collective sovereignty and good general will। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये देते हैं उसमें कहते हैं कि जो कलेक्टिव सॉवर्निटी और जनरल विल है उसको प्रमोट करना चाहिए। ही आर्ग्यूड दैट द इंडिविजुअल शुड सबमिट टू द जनरल विल टू अचीव द ट्रू फ्रीडम, एज द जनरल विल रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव गुड ऑफ कम्युनिटी। दिस कंसेप्ट बिकम अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, जो कलेक्टिव सॉवर्निटी और जनरल विल का जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के इनके किताब के अंदर, वो जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने का, डेमोक्रेटिक स्टेट को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। ये इंडिविजुअल्स को कहते हैं कि उनका जो विल है वो सोसाइटी को, समाज को सौंप दें, उनकी भलाई समाज के भलाई में है। लेकिन जो लिबर्टेरियन थेरिस्ट हैं, जो इंडिविजुअलिज्म को मानते हैं, वो इसका काफ़ी विरोध करते हैं कि नहीं, इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल के आधार पर उसका फ्रीडम तय होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, उसे सबमिट नहीं करना चाहिए किसी सोसाइटी को, सोसाइटी के नॉर्म्स को या जनरल विल को। जबकि रूसो का मानना है कि जनरल विल में ही आपका कल्याण निहित है। लेकिन बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे राइटर्स इस बात से सहमत नहीं हैं। तीसरी बात, इनका जो बड़ा एक योगदान माना जाता है एडुकेशन के क्षेत्र में, इन्होंने एक किताब लिखी 1762 ईस्वी में, एमाइल ऑन एडुकेशन कहा जाता है कि एमाइल जो किताब है वो एडुकेशन पर आधारित है। और इसमें एडुकेशन के बारे में जेन-जैक रूसो ने काफ़ी इलेबोरेट किया और बताया। ही एडवोकेटेड फॉर एन एडुकेशन दैट अलाइंस विद द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, emphasizing experimental learning over rote memorization. Rousseau believed education should nurture the innate goodness in individuals rather than suppress it. तो उन्होंने क्रिएटिव लर्निंग, क्रिटिकल लर्निंग के बारे में कहा कि बच्चों को इसे प्रमोट करना चाहिए। उनके अंदर जो उनका इनेट क्वालिटी है, इनेट इंटरेस्ट है, जो अंतर्निहित उनकी इच्छाएं हैं, जो चाहते हैं करना, वो करने देना चाहिए। क्रिटिकल एडुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, रोट लर्निंग को नहीं, मेमोराइजेशन को नहीं कि खूब मेमोरी हमारा तेज है, हम किताब को पूरी तरह से रट गए और वही एडुकेशन है। नो, दैट शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग को नर्चर किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ये एमाइल जो किताब है उनकी 1762 में आई, उसमें ये बात जेन-जैक रूसो कहते हैं।
इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण योगदान इनका माना जाता है रोमांटिसिज्म को बढ़ाने में। सो रूसो वैल्यूड इमोशन एंड इंस्टीट्यूशन ओवर रीजन, challenging the Enlightenment emphasis on rationality. This approach inspired Romanticism, a cultural movement that celebrated individual expression and beauty of the nature. आप जानते हैं कि थॉमस हॉब्स एक रेशनलिस्ट थे और रेशनलिटी के आधार पर बातों को मानने की बात करते थे, विश्वास करने की बात करते थे, और उसी आधार पर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था कि जो ह्यूमन नेचर है वो रेशनलिटी पर आधारित है, वो सेल्फिश नेचर का होता है। लेकिन इन्होंने कहा, जेन जैक रूसो ने उनको उनकी आलोचना करते हुए एक नई जो परिभाषा ह्यूमन बीइंग की थी, उसके इमोशन की थी, उस साइड को करने का प्रयास किया जिसको हम लोग इमोशन कहते हैं। वो बोलते हैं कि रीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमोशन है, इंस्टीट्यूशन है। और उन्होंने जो इनलाइटनमेंट का एम्फसिस था रेशनलिटी के ऊपर, रेशनलिटी के ऊपर, उसको निगेट करने का कोशिश किया, उसको काउंटर करने का कोशिश किया और ये बताने का कोशिश किया कि रेशनलिटी ज़रूरी नहीं है, हमारा इमोशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा इंस्टीट्यूशन, हमारा इंटरेस्ट, हमारी ब्यूटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके वजह से, इस रोमांटिसिज्म की वजह से एक कल्चरल मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें लोग अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने को काफ़ी महत्व देते थे, वो मायने रखता था। जो नेचर की ब्यूटी है उसको काफ़ी अप्रिशिएट करने का प्रयास किया जाता था। और इस तरह से जेन जैक रूसो ने रोमांटिसिज्म को बढ़ाने का और कह सकते हैं इमोशनलिज्म को बढ़ाने का काफ़ी प्रयास किया और उसमें योगदान दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जेन जैक रूसो ने अपने लेखनी के माध्यम से बहुत ही बड़ा योगदान किया है मॉडर्न फिलोसफी को डेवलप करने, मॉडर्न आप कह सकते हैं कि लॉ को डेवलप करने में, लीगल सिस्टम को डेवलप करने में। तो इस तरह से आप वो कह सकते हैं। बाद के दिनों में इनका आप देखें तो लिटरेचर और ऑटोबायोग्राफी में अगर देखें तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कन्फेशंस इनकी ऑटोबायोग्राफी थी और इसी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से कहा जाता है कि ऑटोबायोग्राफी लिखने का प्रचलन बढ़ा। इन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया और कहा जाता है कि इनका ऑटोबायोग्राफी जो कन्फेशंस था, पहला मॉडर्न ऑटोबायोग्राफी था। इसके साथ साथ इकोलॉजी और नेचुरलिज्म के प्रति इन्होंने बहुत अधिक काम किया। इन्होंने बताया कि नेचर और जो ह्यूमन बीइंग है उसके बीच में एक काफ़ी हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, उसके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि इनका क्रिटिसिज्म नहीं है, इनका क्रिटिसिज्म भी उतना ही हुआ है। जैसे आप देखें कि सबसे पहले कंट्राडिक्शन, इनके फिलॉसफी में साफ साफ आपको कंट्राडिक्शन दिखेगा। क्या कंट्राडिक्शन दिखेगा? एक तरफ तो रूसो ये कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए सबका, इसके साथ साथ इन कंसेप्ट ऑफ जनरल विल क्या कहते हैं कि जनरल विल क्या है भाई? अपने इंडिविजुअल लिबर्टी को किसी सोसाइटी के या राज्य के कॉमन जो या कलेक्टिव आइडेंटिटी है, कलेक्टिव विल है, उसके तहत आप समर्पित कर दीजिए। तो फिर आपका इंडिविजुअल फ्रीडम रहा कहाँ? जब हमने समर्पण ही कर दिया पूरी तरह से, हम ये देखने लगे कि जो कलेक्टिव विल है उसी में हमारी भलाई है, तो हम कहाँ हैं? हमारी आइडेंटिटी कहाँ है? दैट हैज बीन इरेज्ड. So this is one of the potent or a strong criticism of Jean-Jacques Rousseau's principle of individual freedom. और इस तरह से कहा जाता है कि जनरल विल की जो इन्होंने बात की, डेमोक्रेसी की इन्होंने बात जो की, इससे इन्होंने अथॉरिटेरियन रिजीम को बढ़ावा देने का प्रयास किया, जैसा आरोप थॉमस हॉब्स के ऊपर भी लगा। थॉमस हॉब्स के ऊपर भी लगा। जो लेवियाथन उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने रिकमेंड किया, एकदम ब्रूटल पावर को जस्टिफाई किया। और उसी तरह से ये भी अल्टीमेटली जेन जैक रूसो का भी थ्योरी उसी तरफ बढ़ता चला जाता है, अथॉरिटेरियन को जस्टिफाई करते चला जाता है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ कि कलेक्टिव इंटरेस्ट को जो है ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया, किसके ऊपर? पर्सनल लिबर्टीज के ऊपर। ये इनका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। फिर उसके बाद इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को आइडियलाइज किया। जो स्टेट ऑफ नेचर था वो कहते हैं कि वो पीसफुल था, वो इक्वालिटी पर आधारित था,
उसको आइडियलाइज करने का प्रयास करते हैं, और जो कि ह्यूमन प्रोग्रेस को, जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस हो रहा था, उसको डिनाई करने का एक प्रयास दिखता है जेन जैक रूसो के फिलॉसफी में। जॉन लॉक जो है वो ब्रूटिश नेचर उस सेंस में कहते हैं, थॉमस हॉब्स जो है वो ब्रूटिश उस सेंस में कहते हैं कि सोसाइटी प्रोग्रेस जैसे जैसे कर रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी जैसे जैसे आ रहा है, वो ब्रूटिश होता जा रहा है, इसलिए ऑर्डर लाने की जरूरत है। जबकि जेन जैक रूसो जो है स्टेट ऑफ नेचर को ही जस्टिफाई करने लगते हैं अपने थ्योरी को आगे बढ़ाने के कोशिश में। तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं? रूसो डिप्लीकेशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, डिपिक्शन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर इज ओवरली रोमांटिसाइज्ड एंड लैक्स एम्पिरिकल बेसिस। His assumption that humans were inherently good in a pre-societal state is seen as speculative। मतलब जो ये बात कहते हैं कि स्टेट जो प्री सोसाइटल नेचर है, सोसाइटी के बनने से पहले जो समाज थी वो ज़्यादा अच्छी थी, ये कहना स्पेकुलेटिव है और ये किसी एविडेंस पर आधारित नहीं है, महज एक दिमागी कल्पना है। इसके साथ साथ एडुकेशनल फिलोसफी जो एमाइल इन्होंने लिखा है, उसमें महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहने की सलाह देते हैं। कहा जाता है, बहुत सारे फेमिनिस्ट राइटर लिखते हैं कि जेन जैक रूसो महिलाओं के खिलाफ रहे, उनके अधिकारों के खिलाफ रहे, वो महिला विरोधी रहे हैं। सो रूसोज व्यू ऑन जेंडर वर रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील नहीं था महिलाओं के एडुकेशन के ऊपर उनका व्यू। इन एमाइल ही रेलिगेटेड वुमेन टू सबऑर्डिनेट रोल्स, एम्फसाइजिंग देयर ड्यूटी टू सर्व मेन एंड मेंटेन डोमेस्टिक हार्मनी। दिस हैज बिन क्रिटिसाइज्ड बाय फेमिनिस्ट स्कॉलर्स। तो वो एमाइल में क्या कहते हैं? उनके सबऑर्डिनेट रोल्स को जस्टिफाई करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं और कहते हैं कि वो जो उनका ड्यूटी होना चाहिए, वो जो मेन है, जो पुरुष है, उनको सर्व करना चाहिए, सर्व उनको करना चाहिए, और जो फैमिली है उसमें हार्मनी मेंटेन करने की उनकी ड्यूटी होनी चाहिए। यह जेन जैक रूसो का मानना है, जिसे बहुत सारे फेमिनिस्ट राइटर ने क्रिटिसाइज किया है। इसके साथ साथ जो चौथा क्रिटिसिज्म इनका स्ट्रांगली होता है कि जेन जैक रूसो अपने ही फिलॉसफी में एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं। ही इज नॉट क्लियर अबाउट हिज ओन थॉट, वेदर ही इज प्रेफरिंग इंडिविजुअल फ्रीडम और कलेक्टिव विल। The contradiction between collective will and individual freedom is there, and Jean Jacques Rousseau is not in position to address that contradiction. And that is why there is conflict, there is ambiguity, there is contradiction in the writings and philosophy of Jean Jacques Rousseau. So what is the conclusion? The conclusion is that Jean Jacques Rousseau played very crucial role in promoting and advocating revolutionary ideas. He is one of the prominent scholars and philosophers who influenced the French Revolution. He also advanced, or you can say contributed in the development of social contract theory. Of course, it was different from Thomas Hobbes. He gave the theory of collective sovereignty and general will, which is the bedrock of democratic state or modern democratic state. At the same time, he also wrote about education in his book Emile. He also talked about the inequality, which is very important issue at in our times. How we are going to address the social inequality, economic inequality, political inequality. And he argued that the private property, the society is responsible for inequality in the society. So his ideas on freedom, equality, and education continue to resonate, offering insights into the challenges of modernity. Romanticism as a cultural movement, emotion, he recognized emotion. He recognized the state of nature as a peaceful system where there was equality, where there was peace, where there was no class. Right? However, his works are not without flaws. As critics point out, contradiction and limitation in his
philosophy. This, despite these criticisms, Rousseau's vision of society rooted in justice, harmony with nature endures as a source of inspiration and debate. Of course. Of course, certain points he had written about the society, human nature, state, democracy, education are very important to understand today's problems. At the same time, we need to emphasize on his writing, we need to criticize him, we need to further develop insights about education, society, philosophy, inequality, emotions, a state of nature, or our relations with nature and environmental crisis. That is why Jean-Jacques Rousseau is very important to understand. It is very important to understand his philosophy, his philosophical contradiction, how we are going to address inequality, how we are going to address environmental crisis, climate, ecological crisis, global warming. What is the main reasons? What is the causes? And that is why we need to understand Jean-Jacques Rousseau. So friends, I have tried my level best to discuss about Jean-Jacques Rousseau, his contribution, his criticism, and I have tried to highlight those points which are very important for your understanding. So thank you so much, and I'm going to end my discussion here. So thank you so much for your patient uh, hearing, listening, and I will request you to share my video, subscribe my channel, discuss about this topic, ask questions, comments, and shares. So thank you very much for your help, your time. So thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.